सुप्रभात बच्चों, गणित की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोग पूर्णांकों से संबंधित योग, व्यवकलन और गुणन को सीख चुके हैं। आइए इस क्लास में हम पूर्णांकों के विभाजन से संबंधित बातों को जानेंगे और समझेंगे। विभाजन नाम से ही जाहिर है कि भाग करना है, बंटवारा करना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ छोटी छोटी गेंदें हैं। गेंदों की कुल संख्या 8 है और इन 8 गेंदों को 4 बच्चों में बांटना है। तो हम एक बच्चे को कितनी गेंदें देंगे? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि 4 बच्चे हैं, गेंदों की संख्या 8 है, तो हम लोग 2-2 गेंदें एक बच्चे को दे देंगे, तो 8 गेंदों का बंटवारा हो जाएगा। किसी भी संख्या को जब हम बराबर हिस्सों में बंटवारा करते हैं तो हम इसे भाग करना कहते हैं। तो आइए एक एक करके धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन, ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन एवं धनात्मक से ऋणात्मक तथा ऋणात्मक से धनात्मक पूर्णांक का विभाजन सीखते हैं। सबसे पहले आइए सीखते हैं धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन। गुणन की तरह ही मैंने यहाँ 2 अलग अलग रंग के त्रिभुज बनाए हैं। लाल रंग का त्रिभुज का मान +1 रखा है और नीले रंग के त्रिभुज का मान -1 रखा है। और इन्हीं 2 तरह के त्रिभुजों से विभाजन को समझने का प्रयास करते हैं। इस समूह पर ध्यान देने की बात है। इस समूह में कुल 8 लाल रंग के त्रिभुज बने हुए हैं, अतः इनका कुल मान +8 होगा, क्योंकि एक त्रिभुज का मान +1 है। अब इन 8 त्रिभुजों को 2-2 त्रिभुज के समूह में बंटवारा करते हैं। जैसे इन 2 त्रिभुजों को एक समूह में रखा, इसी तरह से 2-2 त्रिभुज का समूह तैयार किया, यानी एक समूह का मान कितना है? +2। इन 8 त्रिभुजों में हमें +2 मान के कितने समूह प्राप्त हो रहे हैं? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुल 4 समूह प्राप्त हुए, यानी समूहों की संख्या कितनी हुई? +4। यानी +8 को एक समूह का मान 2 में जब हम विभाजित करते हैं तो कुल हमें +4 समूह प्राप्त होते हैं। यानी +8 को जब हम +2 से भाग देंगे तो हमें +4 प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब, जब कुल मान +8 है और 2-2 के समूह में विभाजित कर रहे हैं तो हमें कुल समूहों की संख्या +4 प्राप्त हो रही है। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि 2 धनात्मक पूर्णांक जब रहेंगे और एक धनात्मक पूर्णांक का दूसरे धनात्मक पूर्णांक से जब विभाजन करते हैं तो हमें जो भागफल प्राप्त होता है वह भी धनात्मक होता है। मान लेते हैं कि x एक धनात्मक पूर्णांक है और y एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हमारा भागफल भी धनात्मक प्राप्त होगा। ध्यान ये रखना है कि भाजक 0 नहीं होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांकों के विभाजन के बाद अब आते हैं ऋणात्मक पूर्णांकों के विभाजन पर। इस समूह पर ध्यान देने की बात है। इस समूह में 8 नीले रंग के त्रिभुज बने हुए हैं। चूँकि एक नीले रंग के त्रिभुज का मान -1 है, तो इस समूह का कुल मान कितना होगा? -8। अब हम इसको 2-2 त्रिभुज के समूह में विभाजित करते हैं। तो 2 के समूह में जब हम विभाजन करेंगे तो एक समूह का मान कितना होगा? -2। और हमें कुल कितने समूह प्राप्त होंगे? 1, 2, 3, 4। यानी समूहों की कुल संख्या हमें कितनी प्राप्त हुई? +4। चूँकि बंटवारा किए तो 4 समूह हमें प्राप्त हुए। इसका मतलब ये हुआ कि -8 को जब एक समूह का मान -2 से विभाजित करेंगे तो हमें कुल कितने समूह प्राप्त होंगे? 4 समूह प्राप्त होंगे, जिसका मान होगा +4। यानी कुल मान -8 है और हम एक समूह का मान लिए हैं -2। इसके कुल समूह कितने प्राप्त हुए?
4 समूह प्राप्त हुए, यानी -8 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल्स टू +4। अर्थात इस विभाजन से हम ये सीख रहे हैं कि जब एक ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से किया जाएगा तो हमारा भागफल धनात्मक होगा। ध्यान रहे भाजक यहाँ शून्य नहीं होना चाहिए। अब आइए देखते हैं धनात्मक पूर्णांक का ऋणात्मक पूर्णांक से विभाजन किस प्रकार होता है। इस समूह में ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समूह में 2 लाल रंग के त्रिभुज हैं और 2 नीले रंग के त्रिभुज हैं। दोनों लाल रंग के त्रिभुज का मान +2 और नीले रंग के त्रिभुज का मान -2, यानी इस समूह का कुल मान 0 होगा। इसी तरह से शून्य समूह के 4 सेट मैंने तैयार किए हैं। अब प्रत्येक सेट से 2 नीले रंग के त्रिभुजों की निकासी की जाती है। 2 नीले रंग के त्रिभुज की निकासी की गई तो एक समूह का मान कितना हुआ? -2। इसी तरह से यहाँ से भी 2 नीले रंग की त्रिभुज की निकासी कर ली गई तो इसका भी मान -2। इसी तरह से यहाँ मान -2 है और यहाँ भी मान -2 है। अब -2 समूह के कुल कितने समूह की निकासी की गई? कुल 4 समूह की निकासी की गई। तो चूंकि 4 समूह की निकासी की गई तो अतः समूहों की संख्या कितनी होगी? -4, क्योंकि यहाँ 4 समूह निकासी की गई है। और निकासी के पश्चात हमारे पास त्रिभुज कितने बचते हैं? कुल 8 त्रिभुज बचते हैं लाल रंग के, जिसका मान क्या होगा? +8। यानी +8 का विभाजन जब हम -2 से करेंगे तो हमारा भागफल -4 प्राप्त होगा। यानी x एक धनात्मक पूर्णांक है और y एक ऋणात्मक पूर्णांक है और x को y से जब हम विभाजित करते हैं तो हमारा भागफल भी ऋणात्मक होगा, लेकिन y का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब आइए देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक से विभाजन किस प्रकार होता है। उसी तरह इन समूह पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह शून्य समूह है क्योंकि 2 लाल रंग के त्रिभुज हैं और 2 नीले रंग के त्रिभुज हैं, जिसका कुल मान 0 होगा। इसी तरह से कुल 4 सेट तैयार किया गया है। अब यहाँ से 2 लाल रंग के त्रिभुज की निकासी की गई तो एक समूह का मान कितना हुआ? +2, चूँकि 2 लाल रंग के त्रिभुज हैं। इसी तरह से प्रत्येक सेट से लाल रंग के 2 त्रिभुज की निकासी की गई, यानी प्रत्येक समूह का मान +2 है। और कुल कितने समूह की निकासी की गई? इस समूह से 1 2 3 4 समूह की निकासी की गई है। अतः कुल समूहों की संख्या कितनी होगी? -4, क्योंकि 4 समूहों की निकासी की गई है। तो निकासी के पश्चात हमारे पास क्या प्राप्त होता है? कुल 8 नीले रंग के त्रिभुज प्राप्त होते हैं, जिनका मान -8 है। अतः -8 का विभाजन जब +2 से करेंगे तो हमारा भागफल -4 प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि x एक ऋणात्मक पूर्णांक है, y एक धनात्मक पूर्णांक है और y से जब हम x को विभाजित करते हैं तो हमारा भागफल ऋणात्मक होता है, लेकिन यहाँ भाजक यानी y 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि धनात्मक पूर्णांक का विभाजन करते हैं तो हमें धनात्मक भागफल प्राप्त होता है और ऋणात्मक पूर्णांकों के विभाजन में भी हमें धनात्मक भागफल प्राप्त होता है। लेकिन धनात्मक पूर्णांक का विभाजन जब ऋणात्मक से करते हैं तो हमारा भागफल ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन जब धनात्मक पूर्णांक से करते हैं तो भी हमारा भागफल ऋणात्मक प्राप्त होता है। लेकिन इन सभी स्थितियों में भाजक 0 नहीं होना चाहिए। अब आइए विभाजन को एक और विधि से समझने का प्रयास करते हैं। विभाजन वास्तव में गुणन की विपरीत संक्रिया है। आइए समझते हैं कि यह किस प्रकार गुणन की विपरीत संक्रिया है कुछ उदाहरण के साथ। जैसे पहला उदाहरण मैंने लिया है 3 × 4 = 12। अब हम इसको
विभाजन के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? 12 को 4 से विभाजित करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, या 12 को 3 से विभाजित करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। यानी 4 के समूह में बांटेंगे तो कुल 3 समूह प्राप्त होंगे, या 3 के समूह में बांटेंगे तो कुल 4 समूह प्राप्त होंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 एक धनात्मक पूर्णांक है, 4 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। गुणनफल हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, यह हमें गुणन में सीख चुके हैं। यहाँ विभाजन में 12 एक धनात्मक पूर्णांक है, 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हमारा भागफल 3 धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। या यूँ कहें 12 एक धनात्मक पूर्णांक है जिसको एक धनात्मक पूर्णांक 3 से विभाजित करते हैं तो 4 भागफल हमें धनात्मक प्राप्त होता है। चूँकि हम गुणन से समझ चुके हैं इस बात को, अब आइए देखते हैं कि यदि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो हमारा गुणनफल धनात्मक प्राप्त होता है, जो कि हम गुणन में सीख चुके हैं। अब इसी के विपरीत संक्रिया में जब हम भाग में देखेंगे तो 12 धनात्मक पूर्णांक है, उसको -3 से जब विभाजित करते हैं तो हमारा भागफल -4 ही प्राप्त होगा, और 12 को अगर -4 से विभाजित करते हैं तो हमारा भागफल -3 प्राप्त होगा, क्योंकि गुणन की यह विपरीत संक्रिया है। अब आइए देखते हैं -3 को +4 से गुणा करते हैं तो -12 प्राप्त होता है। यह तो गुणन की प्रक्रिया है, ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल ऋणात्मक होता है। अब इसको विभाजन के रूप में देखते हैं कि -12 को जब -3 से विभाजित करेंगे तो हमारा भागफल +4 प्राप्त होगा, और -12 को +4 से भाग देंगे तो हमारा भागफल -3 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से विभाजित करते हैं तो हमारा भागफल धनात्मक होता है, धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से विभाजित करते हैं तो भागफल ऋणात्मक प्राप्त होता है, ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से विभाजित करते हैं तो भागफल धनात्मक प्राप्त होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से विभाजित करते हैं तो भागफल ऋणात्मक प्राप्त होता है। यहाँ हम यह भी देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्याओं के प्रत्येक गुणन कथन के लिए 2 विभाजन भी सत्य हैं, यानी गुणन का कथन है और विभाजन के हमें 2 कथन प्राप्त हो रहे हैं। उम्मीद है आपको पूर्णांकों का विभाजन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम पूर्णांकों के विभाजन के नियम को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।